अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो फरमाइशी है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के बारे में जानना है, तो इसी की फरमाइश पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज बैतुल मुक़द्दस सेहूनी हाथों में है। ये कभी सलीबी हाथों में हुआ करता था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको सलीबी और सेहूनी दोनों हाथों से छीन कर मुसलमानों के कब्ज़े में दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकेले पूरे यूरोप की मुतहदा फ़ौज को शिकस्त फाश देकर इनसे बैतुल मुक़द्दस यानी क़िबला अव्वल आज़ाद करवाया था। आज बैतुल मुक़द्दस फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता देख रहा है। इस पर इसराइल का कब्ज़ा है और फ़लस्तीन की मासूम अवाम सेहूनी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम सलाहुद्दीन यूसुफ वल्द नजमुद्दीन अय्यूब है। ये 1137 ईस्वी को इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। ये मिस्र और शाम के सबसे पहले सुल्तान हैं। इनकी ताजपोशी काहरा में की गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी ताकतों के ख़िलाफ़ जिहाद सारी ज़िंदगी जारी रखा। उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी वो सब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और अपने सल्तनत को वसी करने के लिए थी। इनकी हुकूमत मिस्र, शाम, इराक़, हजाज़, यमन और कुछ अफ्रीकी ममालिक पर थी। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र फ़तह होने के बाद 564 हिजरी में सलाहुद्दीन को मिस्र का हाकम मुकर्रर कर दिया गया। फिर उन्होंने 569 हिजरी में यमन भी फ़तह कर लिया और नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद इनकी जगह हाकम वक्त फ़ाइज़ हो गए। उन्होंने अपने एक चचा को मिस्र रवाना किया, जिसने इसकी मिस्र में हुकूमत को वसी करने में मदद फ़राहम की। सलाहुद्दीन ने शाम को बड़े पुरअमन तरीके से फ़तह किया। फिर इसके गवर्नर की दरख्वास्त पर दमिश्क में दाखिल हुए। सलाहुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में फ़लस्तीन को फ़तह किया, यरूशलेम पर कब्ज़ा किया। सलीबियों ने 88 साल कबल बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसे सलाहुद्दीन ने आज़ाद करवाया, जो इसका सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द था और उसे मिस्र, शाम, इराक़ और मुस्लिम दुनिया में बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। सलाहुद्दीन ने इब्तदाई तौर पर अपने चचा के साथ मुहिमात पर जाना शुरू किया। आपके चचा ने एक अच्छे अतालीक का मुज़ाहरा किया और सलाहुद्दीन की अच्छी तरह तालीम व तरबियत की। जब बैतुल मुक़द्दस के फ़तह की खबर यूरोप पहुंची तो पूरे यूरोप में कोहराम मच गया। मसीहियों ने फ़ौरन तैयारी कस ली और इस वक्त पूरे 6 लाख की फ़ौज लेकर फ़लस्तीन रवाना हो गए। जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ़्रांस से फ़ौजें फ़लस्तीन पहुंचने लगीं। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था, भी इसमें शामिल था। मसीही बरादरी ने इस कदर ज़्यादा फ़ौज अभी तक फराहम ना की थी। ये लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और इसने अक्का का मुहासरा कर लिया। अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तनहा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलीबियों को यूरोप से मुसलसल मदद पहुँच रही थी। एक मार्के में 10,000 मसीही कत्ल हुए, मगर मसीहियों ने मुहासरा जारी रखा। चूँकि किसी और मुसलमान बादशाह ने सुल्तान की मदद ना की, इसलिए इसका ताल्लुक़ शहर वालों से टूट गया। तंग आकर अहले शहर ने शहर को अमान के वादे पर मसीहियों के हवाले कर दिया और हथियार डाल दिए। इस जंग का सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया गया। इन्हें 2 लाख अशरफियाँ बतौर तवान जंग अदा करने पर राज़ी किया गया। साथ में सलीब आज़म और 500 कैदियों की रहाई का वादा भी किया गया। मुसलमानों को इजाज़त दे दी गई कि वो तमाम मालो सबाब लेकर शहर से निकल जाएं, मगर रिचर्ड ने बदअहदी की और तमाम महसूरीन को कत्ल कर दिया। अक्का के बाद सलीबियों ने फ़लस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक मसीहियों का सुल्तान के साथ 11 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का अरसोफ का था। सुल्तान ने बहादुरी और जवां मर्दी की मिसालें कायम कर दी, मगर किसी भी मुसलमान मुल्क से बिलखसूस बगदाद से कमक ना पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। वापसी पर सुल्तान ने अस्कलान का शहर खुद ही तबाह कर दिया और जब मसीही वहां पहुंचे तो इन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। इस दौरान सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं, क्योंकि अब मसीहियों का अगला निशाना बैतुल मुक़द्दस था। सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फ़ौज के साथ इस बड़े लाओ लश्कर का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। जब फ़तह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह का मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से तीसरी जंग का ख़ात्मा हुआ। इस सलीबी जंग में मसीहियों को अक्का शहर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ और वह नाकाम वापस हुए। वह नाकाम अपने घरों को लौट गए। 6 लाख मसीही जंग में मारे गए।
انگلستان کا بادشاہ رچرڈ سلطان کی بہادری کا فین ہو گیا اور جرمنی کا بادشاہ واپسی پر دریا میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس جنگ کی شرائط یہ تھی: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، ارسوف، حیفا، حافا اور عکا مسیحیوں کے قبضے میں چلے گئے، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا، زائرین کی آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی، صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ تیسری جنگ میں سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ بے شک دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ اب میں آپ کو سلطان کے رفاع عامہ کے بارے میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نائس ٹاک اردو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جب سلطان نے قاہرہ کو فتح کیا تو وہاں کے عظیم الشان محلات دیکھے۔ ان محلات میں بے شمار ہیرے جوہرات موجود تھے۔ سلطان نے ان پر قبضہ کرنے کی بجائے انہیں بیت المال میں جمع کروا دیا تاکہ یہ غریب عوام کے کام آئیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں ایک عظیم الشان خانقاہ تعمیر کی گئی۔ مصر میں مدرسے اور شفا خانے نہیں تھے۔ سلطان نے وہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے تعمیر کروائے۔ ان مدارس میں طلبہ کا قیام اور طعام حکومت کے ذمہ ہوتا تھا۔ آپ نے 4 مارچ 1193 ہجری میں وفات پائی۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ صلاح الدین کی قائم کردہ حکومت ان کے والد کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ میں اس ویڈیو کو مزید لمبا کر سکتا تھا مگر آپ بور نہ ہو جائیں، اس لیے یہیں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔